पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा रामनगर एक बहुत ही शांत और पुराना गांव था। इसी गांव के एक छोर पर रामेश्वर अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी सुमित्रा के साथ रहा करते थे। रामेश्वर स्वभाव के बेहद सीधे और मेहनती इंसान थे। वे खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सुमित्रा जब बहुत छोटी थी तभी एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी सगी मां का देहांत हो गया। मां के जाने के बाद रामेश्वर पूरी तरह टूट गए और छोटी सी सुमित्रा के सिर से ममता का साया उठ गया। सुमित्रा को मां का प्यार देने और घर को संभालने के लिए गांव वालों के कहने पर रामेश्वर ने कुछ समय बाद कमला नाम की एक बेहद भली और दयालु स्त्री से दूसरी शादी कर ली। कमला अपने साथ अपनी एक बेटी को भी इस घर में लाई जिसका नाम पूनम था। पूनम और सुमित्रा की उम्र में केवल 1 साल का अंतर था। कमला सच में एक बहुत ही नेक दिल महिला थी। उसने सौतेली मां होने के बाद भी कभी सुमित्रा और पूनम में कोई फर्क नहीं किया। वह सुमित्रा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा लाड़ प्यार देती थी और सुमित्रा भी कमला में अपनी मां की छवि देखती थी। वक्त का पहिया तेजी से घूमा। सुमित्रा और पूनम दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जब तक दोनों छोटी थीं, सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, पूनम के मन में ईर्ष्या के बीज पनपने लगे। वह सुमित्रा की सादगी और उसकी सुंदरता से चिढ़ने लगी थी। तभी एक बड़ा दुखद मोड़ आया। रामेश्वर की तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ने लगी। अब सुमित्रा और पूनम जवान हो चुकी थीं। घर की पूरी जिम्मेदारी कमला और सुमित्रा के कंधों पर आ गई। अब पूनम का अत्याचार नया रूप ले चुका था। वह सुमित्रा से घर के सारे काम करवाती, उसे ताने मारती और मां के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। सुमित्रा जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा नम रहती थीं। मंदिर जाना उसका अब भी एक अटूट नियम था। वह बड़ी होने के बाद भी अपने दुख को ईश्वर के सामने बयां करने मंदिर जाया करती थी। पूनम को यह और भी बुरा लगता था कि हर कोई सुमित्रा के शांत और संस्कारी स्वभाव की तारीफ करता है। यहीं से पूनम ने उसे मंदिर के रास्ते में फंसाने और बदनाम करने की उस घिनौनी साजिश की नींव रखी, जो आगे जाकर सुमित्रा की जिंदगी बदल देने वाली थी। पूनम ने अब अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए गांव के सबसे कुख्यात और आवारा लड़के रतन को चुना। रतन का काम ही था लड़कियों को परेशान करना और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। पूनम ने रतन को बुलाकर बाग की झाड़ियों के पीछे उसे निर्देश दिए। पूनम ने फुसफुसाते हुए कहा, रतन, आज तुम्हें अपना काम बखूबी करना है। सुमित्रा को डराओ मत, बल्कि उसे ऐसे घेरो कि लोग समझें कि वह तुम्हारी मर्जी से यहाँ आई है। याद रखना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं, सुमित्रा की इज्जत उतरती हुई देखनी है। चिंता मत कर पूनम, आज सुमित्रा का सादगी का मुखौटा मैं खुद उतारूंगा। तू बस सही वक्त पर उन औरतों को लेकर आना। दोपहर की तपती धूप और बाग की खामोशी के बीच सुमित्रा मंदिर से वापस लौट रही थी। अचानक रतन उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा घबराकर पीछे हटी और बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। घर जाकर क्या करोगी सुमित्रा? इतनी सुंदर लड़की को तो बाहर की हवा में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। चलो, थोड़ा इस बाग के अंदर चलो। सुमित्रा का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमसे मैंने कहा ना, रास्ता छोड़ो वरना मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, पर याद रखना, गांव वालों के सामने तुम्हारा ही नाम खराब होगा। लोग कहेंगे कि सुमित्रा मंदिर के बहाने यहाँ मिलने आती है। सुमित्रा रोते हुए बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ठीक उसी वक्त पूनम झाड़ियों के पीछे से अपनी सहेलियों के साथ प्रकट हुई। वह चिल्लाई, अरे ये क्या हो रहा है? सुमित्रा दीदी, ये सब क्या है? सुमित्रा ने उसे देखा और राहत की सांस लेना चाहिए। पूनम, शुक्र है तुम आ गई। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इसे समझाओ। लेकिन पूनम का चेहरा बदल गया। उसने कड़वाहट से कहा, मैं क्या समझाऊं सुमित्रा? क्या यही तुम्हारे मंदिर जाने का सच है?
हम तो तुम्हें सती साध्वी समझते थे और तुम यहाँ बाग में छिपकर मिल रही हो। क्या कह रही हो पूनम? ये मेरी चाल नहीं, इसकी चाल है। देखो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। गांव की एक महिला आगे आई और बोली, सुमित्रा, हमें तुम पर शर्म आ रही है। अगर तुम बेगुनाह हो तो ये आदमी यहाँ क्यों है और पूनम के आते ही ये भाग क्यों गया? पूनम ने सुमित्रा को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पिताजी का नाम मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद मत कहना कि तुम मेरी बहन हो। माँ को आज मैं सच बताकर ही रहूंगी। पूनम, रुक जाओ, ये सब झूठ है, मेरी बात तो सुनो। घर पहुंचते ही पूनम ने माँ के सामने रोने का नाटक किया। माँ, आज सुमित्रा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मंदिर भेजने का नतीजा मुझे आज पता चला है। कमला माँ स्तब्ध रह गई। सुमित्रा ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आप मुझे जानती है ना, पूनम झूठ बोल रही है, यह सब उसकी साजिश है। कमला ने सुमित्रा का हाथ झटक दिया और धीमी आवाज में कहा, सुमित्रा, अगर यह सब झूठ है तो पूरा गांव झूठ क्यों बोल रहा है? क्या तुम्हारी सादगी का ढोंग मुझे आज समझ आया? सुमित्रा के चरित्र पर पूनम द्वारा लगाया गया वह दाग गांव की गलियों में अपने आग की तरह फैल चुका था। यद्यपि पंचायत को इसकी भनक नहीं लगी थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों की दबी हुई कानाफूसी कमला माँ के कानों तक पहुंचने लगी थी। पूनम ने अब अपनी साजिश को अंतिम रूप देना शुरू किया। उसने एक दिन कमला माँ के सामने रोने का नाटक करते हुए कहा, माँ, आप देख रही हैं ना, सुमित्रा की वजह से लोग अब हमारी तरफ उंगली उठा रहे हैं। अगर इसकी शादी यहाँ आस-पास के किसी अच्छे घर में हुई तो ये लोग हमारे घर का जीना हराम कर देंगे। क्यों ना इसकी शादी दूर किसी गांव में कर दें? कमला माँ, जो सुमित्रा को लेकर चिंतित थीं, उन्होंने पूछा, लेकिन पूनम, इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? मेरे पास एक रिश्ता है, रघु, जो पास के ही गरीब गांव में मजदूरी करता है। वह बहुत गरीब है, लेकिन सुमित्रा जैसी लड़की के लिए वही सही रहेगा। वहां जाकर वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाएगी और हमारी बदनामी भी नहीं होगी। माँ को लगा पूनम सुमित्रा का भला सोच रही है। उन्हें कहाँ पता था कि पूनम का मकसद सुमित्रा को महलों से दूर एक ऐसी जगह भेजना है जहाँ वह बस तड़प तड़प कर रह जाए। उधर पूनम के लिए शहर के एक रईस घराने से रिश्ता आया था। उस घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। शादी के दिन रामेश्वर का वह पुराना घर 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। एक तरफ पूनम के ससुराल वालों का भव्य स्वागत हो रहा था, गाड़ियां, गहने और महंगे कपड़ों की चकाचौंध थी। दूसरी तरफ सुमित्रा का होने वाला पति रघु बहुत ही सादे कपड़ों में अपनी बूढ़ी माँ के साथ आया था। विदाई का समय निकट था। पूनम अपने कमरे में तैयार होकर आई। उसका पहनावा किसी रानी से कम नहीं था। उसने सुमित्रा को एक कोने में साधारण लाल जोड़े में बैठे देखा। पूनम उसके पास गई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, देखा सुमित्रा, मैंने कहा था ना कि मैं राजकुमारी बनकर महल में जाऊंगी और तुम उस गरीब की झोपड़ी में बर्तन मांजोगी। अब पछताने से क्या होगा? यह तुम्हारी किस्मत है जो मैंने खुद लिखी है। सुमित्रा ने नम आंखों से पूनम की ओर देखा। उसने कोई गुस्सा नहीं किया, बस धीमे स्वर में कहा, पूनम, इंसान का धन उसकी झोपड़ी या महल में नहीं, उसके कर्मों में होता है। तू खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। शायद उस गरीबी में भी मुझे वह शांति मिल जाए जो शायद तुझे इन महलों में भी नसीब न हो। शांति? तुम जैसी बदचलन को शांति तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। विदाई का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक तरफ पूनम का काफिला गाड़ियों और बैंड बाजे के साथ निकला, जो पूरे गांव में अपनी शान दिखा रहा था। दूसरी तरफ सुमित्रा अपने पति रघु के साथ बैलगाड़ी पर ही उस धूल भरी पगडंडी पर चल दी, जहां आगे सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता थी। सुमित्रा जब रघु के घर पहुंची तो वहां की गरीबी ने उसका स्वागत किया। घर क्या था? एक कच्ची झोपड़ी थी जिसमें छत से बारिश का पानी टपकता था। रघु की माँ बीमार थी और घर में खाने के लिए बस कुछ दाने थे। पूनम की चाल कामयाब रही थी। उसने सुमित्रा को ऐसे गड्ढे में डाल दिया था जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था।
लेकिन सुमित्रा ने उस झोपड़ी को हार मानने की जगह नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की प्रयोगशाला बना लिया। सुमित्रा ने सुबह 4 बजे उठकर अपना काम शुरू किया। उसने रघु से कहा, हम इस तरह कब तक दूसरे के खेतों में मजदूरी करेंगे? हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन घर के पीछे खाली है, हम वहीं मेहनत क्यों नहीं करते? रघु ने सिर झुकाकर कहा। सुमित्रा, मेरे पास बीज खरीदने के पैसे भी नहीं है। सुमित्रा ने अपने पास बची हुई कुछ छोटी सी बचत और अपनी माँ द्वारा दी गई निशानी, कुछ पुराने गहने को निकालकर रघु के हाथ में रख दिया। इन्हें बेच दीजिए, हमें शुरुआत करनी ही होगी। सुमित्रा की मेहनत का लोहा जल्द ही दिखने लगा। वह दिन भर खेतों में काम करती और रात को घर पर सिलाई बुनाई का काम करती। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी बंजर जमीन पर हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगी। गांव में सुमित्रा के हुनर की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी पक्की ईंटों के घर में बदलने लगी। सुमित्रा की सादगी और उसकी नेक नियति ने रघु के परिवार को सम्मान दिलाया और गांव के लोग अब उसका बहुत सम्मान करने लगे। वहीं दूसरी ओर पूनम का जीवन एक पहेली बन गया था। वह महलों में थी, लेकिन उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगा था कि अमीर घर में जाकर वह रानी बन जाएगी, लेकिन उसकी बदतमीजी और आलस ने उसे उस घर में बाहरी बना दिया था। पूनम अक्सर अपनी सास से लड़ती। मुझे यह सब काम करने की आदत नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे नौकरों की तरह काम मत समझो। उसकी सास, जो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी, ने पूनम को टोकते हुए कहा, पूनम, यहाँ घर के काम और बड़ों का सम्मान करना पड़ता है। अगर तुम्हें अब से अपनी सादगी नहीं बदलनी तो हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। पूनम की आदतें नहीं बदली। उसने घर के गहनों को अपनी शानो शौकत के लिए बेचना शुरू कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ फिजूल खर्ची में पड़ गई। पूनम के पति, जो पहले उसे बहुत प्यार करते थे, अब उसके इस चरित्र और बर्ताव से ऊब चुके थे। उन्होंने पूनम से कहना शुरू कर दिया, पूनम, तुम जिस बहन सुमित्रा को नीचा दिखाती थी, आज उसकी इज्जत पूरे गांव में है और तुम यहाँ घर को बर्बाद कर रही हो। पूनम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, उस मनहूस सुमित्रा की बात मुझसे मत किया करो। वह आज भी वहीं कहीं झोपड़ी में सड़ रही होगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पूनम के पति का कारोबार मंदी की चपेट में आ गया था और उन पर भारी कर्ज हो गया था। पूनम के घमंड के कारण ससुराल वालों ने उसे घर से निकालने की तैयारी कर ली थी। उसे यह भनक भी नहीं लगी थी कि जिस घमंड के बल पर वह सुमित्रा को नीचा दिखा रही थी, उसी घमंड ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। सुमित्रा अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और पूनम अपनी साजिशों और अहंकार की आग में खुद जलने के करीब थी। समय का पहिया घूम चुका था। सुमित्रा अपनी मेहनत से गांव की एक सम्मानित और सफल महिला बन चुकी थी, जबकि पूनम का अहंकार उसके ससुराल वालों को उससे दूर कर चुका था। पति के घर से निकाले जाने के बाद पूनम अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। एक दिन बदहाल हालत में पूनम भटकते हुए उसी गांव की पगडंडी पर पहुंची, जहां उसने सुमित्रा को कभी अपमानित किया था। सुमित्रा का घर अब एक सुंदर और खुशहाल ठिकाना बन चुका था। सुमित्रा को अपने आंगन में देखकर पूनम के कदम ठिठक गए। अपनी बर्बादी के बोझ तले दबी पूनम सुमित्रा के पैरों में गिरकर फफक फक कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे सुमित्रा, मेरी साजिशों और घमंड ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुमित्रा ने नफरत के बजाय अपनी बहन को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, पूनम, नफरत ने तुझे खोखला कर दिया, पर अब तू अपने घर आ गई है। इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। सुमित्रा ने उसे अपने घर में पनाह दी और पूनम ने भी अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। कमला माँ अपनी दोनों बेटियों को साथ देखकर भावुक हो गईं। गांव वाले सुमित्रा के बड़प्पन और पूनम के बदलाव को देखकर हैरान थे। नफरत की जो नींव पूनम ने कभी रखी थी, उसे सुमित्रा की माफी और ममता ने मिटा दिया। कहानी एक नई शुरुआत और आपसी प्रेम के साथ पूरी हुई।